नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। सत्र चल रहा है और विभिन्न विषय चर्चा के सामने आ रहे हैं। पिछले ही दिनों में COP28 से लौटकर भी आया। पूरे विश्व में चलने वाली जलवायु परिवर्तन की वार्ता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि G20 के इस कार्यक्रम के दौरान जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ उसमें भारत के नेतृत्व में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन ग्रोथ की बात रखी गई, आज पूरे विश्व में उसको स्वीकारा गया है। लेकिन विकासशील देशों को अपनी इस विकास की यात्रा में फाइनेंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जब तक हम इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को बहुत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तब तक पूरे विश्व के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अपने एक लगातार अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की है। इसको कह सकते हैं इंडियाज राइजिंग स्टेचर ग्लोबली। अब हम केवल विकासशील देश नहीं रहे हैं। भारत आज मिशन चंद्रयान जैसे अभियान को चला करके दुनिया में खोज की, विज्ञान की, इनोवेशन की और कैपेसिटी की अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर चुका है। कैपेसिटी केवल इस मायने में नहीं है कि हम चंद्रयान पे पहुंचे हैं, हमने सबसे कम पैसों में तकनीक का भी ऐसे इस्तेमाल किया है जो ये बताती है कि भारत कम फाइनेंशियल ताकत में भी चांद पर पहुंच सकता है। और इसलिए भारत का जो चंद्रयान का बजट था वो केवल 615 करोड़ रुपए था। भारत ने दुनिया को ये सिखाया है कि अगर ये ताकत हो, अगर क्षमता हो, अगर योग्यता हो तो अपने संसाधनों के अंदर भी वैश्विक उपलब्धियों को पाया जा सकता है। हमें पता है कि 2014 से और 2019 के इस कार्यकाल में पूरी दुनिया ने कोविड के पैंडेमिक को देखा था। लेकिन कोविड के पैंडेमिक में ऐसा लगता था कि दुनिया में जो बड़ी देश जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वो शायद इस महामारी के चपेट में आके अपनी आर्थिक स्थिति से बदहाल हो गए। लेकिन WHO के जो ने कहा कि प्रिपेयर्ड इंडिया इज अ प्रिपेयर्ड वर्ल्ड। भारत ने जिस प्रकार से कोविड की अपनी तैयारी करी और 1,30,00,000 की आबादी, 37 स्टेट और यूटी, 770 डिस्ट्रिक्ट और मल्टीप्लिटी ऑफ की पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन को जो भारत सरकार के द्वारा किया गया, आज उसको विश्व में एक मान्यता प्रदान की गई। और इसलिए जो आप ये कहेंगे कि भारत की जो वी शेप्ड रिकवरी कोविड के दौरान हुई है, इसको IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के अनेकों संगठनों ने पूरी तरीके से स्वीकार किया है। भारत का जो GDP का फोरकास्ट है उसका जो विस्तार है वो 6.3% के हिसाब से भारत के अर्थव्यवस्था के विस्तार की जो हम कह सकते हैं धारा है, दिशा है, जो उसका जो वेग है वो 6.3% है। अगर दुनिया के बाकी देशों से मुकाबला किया जाए तो US में 2.1%, चाइना में 4.4%, यूरोजोन 0.7%। और ये मैं IMF की जो अक्टूबर 2023 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसलिए भारत दुनिया का एक पोटेंशियल मार्केट बना है। आज डिजिटल क्रांति में जो लेटेस्ट iPhone 15 है वो एप्पल ने उसका असेंबलिंग के लिए भारत को अपना स्थान के रूप में किया है। ताइवान की भी जो बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉम, उन्होंने भी और जापान की कंपनी ने भी भारत को एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में
न केवल चिन्हित किया है बल्कि आगे बढ़ाने की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बड़ी बना, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है। ये इस बात को बताता है कि आज पूरे देश भर में जो हम विकसित भारत की संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, वास्तव में इस अभियान का जो सबसे बड़ा मूल लक्ष्य है कि भारत ने अपनी बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए विकास के जिस लक्ष्यों को प्राप्त किया है 2047 में, वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा भारत बनेगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण आधारित विकास, ग्रीन ग्रोथ डेवलपमेंट, चंद्रयान पे जाना, ये सब तो है ही, लेकिन भारत अपनी जो मूल विरासत है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष में भी दुनिया में एक ग्लोबल स्टेचर लिया है। आपको पता होगा 2014 में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमने योगा को एक बड़े अभियान के रूप में रखा है। मैं तो आज सारे समाचार पत्रों की सुबह उठ करके जो फोटो देख रहा था, जो सर्ववेद मंदिर बना है, ये इस बात को दर्शाता है कि हम अपने योग, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कल्चरल इन्फ्लुएंस के द्वारा दुनिया में एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम परिणित हो रहे हैं। और इसलिए भारत में एलिफेंट विस्पर जैसी जो मूवी है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है। चाहे ऑस्ट्रेलियन पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीज़ हो, चाहे डैनिश पीएम मेटे फ्रेडरिकसन हो, चाहे इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी हो, और चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, मोदी जी की क्षमताओं को, नेतृत्व को, उनके विजन को, उनके विकास की धारा को सबने स्वीकार किया। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के साथ जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हम उनको बहुत नजदीक से इन वैश्विक बहुपक्षीय वार्ताओं में देखते हैं, जिस प्रकार का उनके नेतृत्व के प्रति हम एक सम्मान देखते हैं, वो बहुत बड़ा विषय है। COP28 में भी आपको पता होगा कि दुनिया के सब देशों के जब डायलॉग शुरू होते हैं, उससे पहले यूएई ने सबसे पहले केवल शुरुआत में उसके ओपनिंग रिमार्क के लिए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। इस बार कॉप में जब फाइनेंशियल डायलॉग की भी बात शुरू हुई तो उसके भी ओपनिंग रिमार्क के लिए प्रधानमंत्री जी को आकर्षित किया। बाद में दुनिया के बड़े नेता पैनल डिस्कशन पे आए, क्योंकि ये विजन, इसको हमने ग्लोबली स्ट्रेचर की दृष्टि से बढ़ाया है। इसके कारण आज हम इस विजन को लेकर के दुनिया में अपना एक स्थान बना रहे हैं, और यही कारण है कि आज हमारा यूथ जो है वो जॉब गिवर हो रहा है रेदर देन जॉब सीकर। आज सबसे ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में बन रहे हैं। अभी जितने भी PLFS के आंकड़े आए, बल्कि रिसेंटली जो आंकड़ा है वो दर्शाता है कि महिलाओं की कार्य क्षमता जो है, महिलाओं का जो कार्यकारी बल है, उसका रोजगार में बड़ा बढ़ावा हुआ है। भारत में रोज एक नया स्टार्टअप खुल रहा है, और नंबर 2 आज हम स्टार्टअप में हुए हैं। लार्जेस्ट स्टार्टअप का हमारा इकोसिस्टम पूरे देश में बना है। आज भारत तीसरा लार्जेस्ट नंबर यूनिकॉर्न में वर्ल्ड के अंतर्गत आया है। 2021 में हमने 29 दिन में एक यूनिकॉर्न की स्थिति को प्राप्त किया है। अब 2022 में वो संख्या जो दिवस है वो घटकर 9 हो गए हैं। तो ये तेजी से आज भारत के जो विषयों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर क्लाइमेट एक्शन में मैंने आपको बताया है कि हमने दुनिया में क्लाइमेट एक्शन के लिए क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम दिए हैं। जैसे स्वीडन के साथ मिलकर अभी कॉप में भी प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, कि आखिर हमको ग्रीन ग्रोथ करनी है, ग्रीन इंडस्ट्री करनी है, और जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री है, जैसे स्टील सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे सीमेंट सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है, इसमें हम हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री को कैसे ग्रीन ग्रोथ में करें। और भारत ने 2019 में शुरू करा था। इस कॉप में प्रधानमंत्री जी और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इसका लीड IT 2.0 शुरू करा है। दुनिया भर में पर्यावरण के कारण जो लगातार हम देखते हैं तूफान वगैरह आते हैं, इसमें ऐसा कॉलेशन बनाया जाए जो विध्वंस होने वाले जो पर्यावरण के कारण हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कहते हैं अपने परस्पर अनुभवों को कैसे क्षमताओं को विकसित करें। तो भारत ने CDRI कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्लाइमेट एक्शन ग्रुप बनाया है। उसके साथ ही साथ अभी जो पूरे दुनिया में जमीनों को का जो जंगल समाप्त हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है,
उसके लिए भारत ने इसी कॉप में यूएई के साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि अब तो कॉप में भी कहा गया है कि सबको अपने रिन्यूएबल की क्षमता को पूरी दुनिया मिलकर के उसमें 33%, एक तिहाई को और क्षमता को वृद्धि करे। हालांकि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपने अपने नेशनल एनडीसीज देने थे, उस एनडीसीज में हमने विशेष रूप से अपनी क्षमताओं को 9 साल पहले पूरा किया। चाहे सोलर रिन्यूएबल की क्षमता हो, चाहे कार्बन एमिशन को कम करने की क्षमता हो, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बिग कैट अलायंस बनाया। तो भारत ने अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। और इसलिए जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्टेचर को बढ़ाया है, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हम एक जेनेरिक मेडिसिन में लीडिंग प्रोड्यूसर बने हैं। हमने नई टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के सिस्टम को खड़ा किया है। हमने कंट्रीज ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है और इसलिए भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार शाइन हो रही है। और इसको अगर कुछ आंकड़ों के साथ अगर आप देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि ये क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी। केवल कुछ आंकड़े लास्ट में मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि हमने जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस दृष्टि से जो विषय को बढ़ाया, हमारे आज देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हैं। भारत ने अनेक विकसित देशों के साथ व्यापारिक क्षमताओं के लिए अपने एफटीए बढ़ाए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अनेक दुनिया भर के जो ग्रुप हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत ने अपने डिजिटाइजेशन प्रोसेस में गवर्नेंस के प्रोसेस को 100% करा है। आज हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो $227 बिलियन की, ये हमारी आईटी इंडस्ट्री की क्षमता है। डेटा पॉलिसी में हम आगे बढ़े हैं, वर्ल्ड लीडर के रूप में क्लाइमेट इनिशिएटिव प्रोग्राम में हम आगे बढ़े हैं और हम इन सब विषयों के लिए जो आगे बढ़े हैं उसमें भारत की जनता का बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का योगदान है। और अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो मेरा एक सवाल है, जैसे अभी आपने कॉप की बात की, प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने अध्यक्षता की और अपनी बात रखी, उसमें उन्होंने एक बात कही कि भारत जो है पर्यावरण और विकास को संतुलित करते हुए, उनका संरक्षण करते हुए पर्यावरण को आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस करने में भी भारत अपनी राष्ट्रीय योजना, जो हमारी योजनाएं हैं उसके भी राह पे अग्रसर है। इसको आप कैसे देखिए, अभी क्या होता है कि कॉप में हर देश को अपना नेशनल कम्युनिकेशन देना होता है। इस कॉप में हमने अपना 3rd नेशनल कम्युनिकेशन दिया है और मेरा मानना है कि उसको आप लोगों को भी देखना चाहिए। हमारे 3rd नेशनल कम्युनिकेशन में हमने 2019 की जो ग्रीन हाउस गैसेस के इन्वेंट्री के आधार पर हमने अपना कम्युनिकेशन दिया है। उसमें मैं बहुत साधारण भाषा में कहूँ कि भारत की जो जीडीपी बढ़ी है और कार्बन एमिशन कम हुआ है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में जहां एक तरफ विकास कर रहे हैं, वहीं हम कार्बन एमिशन कम करने के, ग्रीन हाउस गैसेस के कम करने के लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। तो हमारे पूरे विकास का मॉडल आर्थिक विकास करने का है जिसमें ग्रीन हाउस गैस कम बने। दूसरा, दुनिया भर में हमारे पास 17% आबादी है और हमारा जो कार्बन एमिशन है वो 17% है। विकसित देशों की 17% आबादी है, उनका कार्बन एमिशन 60% है अगर क्यूमुलेटिव सबको मिला दिया जाए, जो इस बात को दर्शाता है कि पर कैपिटा कार्बन एमिशन जो हमारा है वो दुनिया के औसत से 1/3 कम है। और सबसे बड़ी बात है कि मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस भी सरकार और समाज के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिशन लाइफ के मंत्र को दिया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। उसका अर्थ है कि हम अपनी जीवन पद्धति और व्यवहार में ऐसी चीज़ों को अपनाएं जो कार्बन एमिशन को कम करता हो या पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। ये भारत की मान्यता भी है और हमने इसको आगे बढ़ के भी दिखाया है। भूपेंद्र जी, COP28 में मैंने देखा कि फॉसिल एनर्जी को लेकर के विकसित देशों का रवैया काफी नकारात्मक था, खासकर विकासशील देशों। तो आपका क्या है? देखो, जिन्होंने इस औद्योगिक पूरे विकास के कारण सबसे पहले प्रगति के दर को हासिल किया है,
तो पेरिस एग्रीमेंट में भी उनको दो भागों में बांटा गया है। एनेक्सर 1 में वो कंट्री है जिन्होंने हिस्टोरिकल एमिशन सबसे ज़्यादा किया और अपना कार्बन स्पेस सबसे ज़्यादा कैप्चर किया है। एनेक्सर 2 में वो देश है जो विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पेरिस एग्रीमेंट में तय हुआ था कि जो विकसित देश हैं वो विकसित देश कम से कम जो उन्होंने कार्बन कैप्चर को ज़्यादा किया है उसका जो लॉस है वो उसको लिए भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं लखनऊ में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी इस दौरान दी गई। परिषद के समक्ष कुल 20 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव विड्रॉ हुआ, बाकी 19 पर सहमति मिली मंत्री परिषद की। ये वन विभाग का है। वन विभाग में 20% पद जो है वो प्रोन्नति के आधार के ऊपर भरे जाते थे, लेकिन उसके लिए अच्छा वन रक्षक और वन जीव रक्षक इसकी नियमावली में कुछ संशोधन आए थे, लेकिन उसको अभी पुनर्विचार के लिए वापस किया गया। ये औद्योगिक विकास विभाग का ये दूसरा प्रस्ताव जो मंत्री परिषद ने जिस पर सहमति दी है, खासतौर से लीगेसी स्टाइल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कांत एक्स सीईओ नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्री परिषद ने सहमति दी है। इसमें खास तौर से दो बातें हैं। एक तो जो बायर्स का इंटरेस्ट पहले देखा गया कि बायर्स को जो भी खरीदार हैं उन लोगों को तत्काल उनका प्रदर्शन के साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए। साथ ही साथ जो पीरियड जो उनकी संस्तुति थी अमिताभ कांत जी की, वो ये थी कि एक जीरो पीरियड जो घोषित किया है कोरोना के काल की वजह से, उसमें इंटरेस्ट वेव हो जाए। उसी के आधार के ऊपर मंत्री परिषद ने इस पर सहमति दे दी है। तो ये कमर्शियल और स्पोर्ट्स वाले या इंटरटेनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा, बाकी सबके ऊपर लागू होगा। तो जो पीरियड इसका लाभ ये मिलेगा कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्री परिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की ये संस्तुति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का
उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। 1/4/20 से 31/3/22 तक जी, यानी कि ब्याज नहीं पड़ेगा जी। कुल मिलाकर जो उनकी संस्तुतियां थी उनको मोटे तौर पर लागू कर दिया गया है। इस पर मंत्रिपरिषद की आज मोहर लग गई। नेक्स्ट प्रस्ताव भी जो हमारे औद्योगिक विकास का ही है, इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुबंध कराए जाने विषय जो शासनादेश 14/4/23 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 29 सितंबर 2023 को संपन्न प्रथम बैठक की गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी, खासतौर से इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के लिए इनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का आज सहमति मिल गई और ये मंत्रिपरिषद के सामने आया था। इसमें 29 सितंबर की जो मीटिंग हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। गौतम बुद्ध नगर के थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान विवेक पुत्र सुनील और विवेक पुत्र श्रीपाल के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गौतम बुद्ध नगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां पर 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि घटना में इस्तेमाल जो उनकी बाइक थी उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो ये बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस के हाथ पर लगी है गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन लुटेरों के पास से बाइक भी बरामद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिसमें दोनों लुटेरे पुलिस और साथ में जब्त की हुई बाइक भी नजर आ रही है। तो गौतम बुद्ध नगर का ये मामला है जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त के निर्देशन में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में यातायात पुलिस और नागरिक पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ संयुक्त रूप से विशेष अभियान चला रही है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 9 स्थानों पर संयुक्त टीम बनाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चेकिंग की गई। अभियान के दौरान 529 वाहन चालकों को चेक किया गया, जिसमें से 9 वाहन चालक नशे की स्थिति में पाए जाने पर वाहनों को उनके सीज कर दिया गया और ई चालान की कार्रवाई भी उन पर की गई। तो गौतम बुद्ध नगर से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान कई सारे वाहनों को चेक किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के ये मुहिम लगातार चलाई जा रही है, जिसमें 9 ऐसे वाहन मिले जिसमें जो वाहन चालक था वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देने के बराबर बताया जा रहा है और पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से सुरक्षा अभियान चला रही है, जिसको लेकर के तमाम गाड़ियों में चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग के दौरान ही पुलिस ने इस दौरान पाया 9 गाड़ियां ऐसी थी एक दिन में जिनको सीज कर दिया गया और उनके वाहन चालकों को भी इस मामले में सख्त हिदायत दी गई, क्योंकि नशे की हालत में वो पाए गए। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।